सर मुझे 0.008 आया। 008। देखो फर्स्ट में K1 and K2 both are equal and they will be ln 5/20। ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, ओके। सर आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ तो मिस्टेक किया। भाई स्टार्टिंग में ए का प्रेशर है 1.188। करेक्ट। और इन दोनों का प्रेशर होगा 080। अब इन्फिनिटी पे इसका 0 हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। तो पूरा ए रिएक्ट हो जाएगा। थोड़ा ए फर्स्ट ब्रांच में रिएक्ट होगा, थोड़ा ए सेकेंड ब्रांच में रिएक्ट होगा, करेक्ट। मान लो फर्स्ट ब्रांच में रिएक्ट होता है एक्स, तो सेकेंड ब्रांच में रिएक्ट होगा 1 - x ATM, करेक्ट। यस सर। तो इसका प्रेशर T इक्वल टू इंफिनिटी पे होगा 2x ATM और इसका x, सॉरी इसका होगा 1 - x ATM। अग्रीड। यस। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे टोटल प्रेशर ये हो गया, तो x आ गया 0.5। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ए दोनों ब्रांचेस में रिएक्ट कर रहा था, ओके। यस सर। तो इसका मतलब K1 इज इक्वल टू K2, ओके। ठीक है। यस सर। अब फर्स्ट ऑर्डर, तो नेट रेट कांस्टेंट क्या होता है पैरेलल काइनेटिक्स में? K1 + K2, और इसको लगा लो 1/टाइम प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी -0, ओके। अच्छा सर, तो आपने वो जो सिंगल रिएक्शन का आपने कहा था वो वाला फॉर्मूला है उसके, और नेट कांस्टेंट यूज किया उसके लिए। यस। ओके सर। तो ये लास्ट फॉर्मूला इधर कैसे अप्लाई हो गया? वो तो सिर्फ सिंगल रिएक्शंस के लिए था। एक ही मोलर ए का कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा बताओ? A0 e - K1 + K2 × T। और सिंगल रिएक्शन अगर होता तो क्या होता है ए का फॉर्मूला? अगर केवल एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो ऐसे लिखते सर यस सर। के को मैं ये K1 + K2 कह दूं, वही सब कर सकता हूं ना फिर। अच्छा सर, ओके समझ। तो ये जो आपने मोलारिटी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है, अगर हम उसकी जगह P/RT लिख के सॉल्व करें तो भी आंसर आना चाहिए ना? बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ सर, इसे तो प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो भी आंसर आना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, तो फिर सिली एरर क्या होगा फिर? सर ये K1 = K2 को वापस एक बार बता सकते हैं सर? दोनों ब्रांच में ए 0.5 रिएक्ट कर रहा है दोनों। अच्छा, ओके ओके सर, बराबर।
तो यहाँ पे आपने जो K1 प्लस K2 को K मान लिया है ताकि आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, वो सर मैथमेटिकली फिर फर्स्ट ऑर्डर सिंगल रिएक्शन बन जाएगा ना, इसका मतलब। यार ये तो सिंगली रिएक्शन है, ये रिएक्ट हो रहा है बस, इससे दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, उससे क्या मतलब, इसके लिए तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही हैं दोनों। यस सर। सर आपने लॉन 20 की लिखी। ठीक है Yes. सर तो फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी सेम ही बनना चाहिए। यार, इसका कुछ नहीं करोगे। सर कोई बात, ठीक है सर, कोई बात। इन दोनों में टाइम जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी विल बी एट ln K2 by K1 अपॉन K2 माइनस K1। इस केस में इट विल बी एट 1 by K। ठीक है, फिर ये डिस्कस कर सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन। इक्वल टू बी में K1 इक्वल टू K2 है। फुल क्वेश्चन, उसका मतलब अप्रोच नहीं समझाता। ये पहली रेट लॉ होगी, इसको इंटीग्रेट करके ये आ गया। ई रेस टू KT मल्टीप्लाई किया, So can't we just equate dB by dt to 0? है। सर बी मैक्सिमम के लिए dB by dt को 0 कर सकते हो ना? चलिए आप ही के हिसाब से करते हैं। हाँ, अब क्या करें? और सर ए और बी के कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ, बताओ एक और बी का कंसंट्रेशन। सर A will be A naught e to the power minus K1t and B will be K1 by K2 minus K1 into A naught e to the power minus. So why 0? यहाँ डिनोमिनेटर में K2 माइनस K1 था। Oh sorry. Got it, sir. तो आप फॉर बी मैक्सिमम ठीक है। यस सर। Can you show the previous page?
Thank you, sir. So in the part A and B, why didn't we like use the approximation of K1 is greater than K2? Like in the final answer also, like we can remove one of them, right, from the denominator. K1 फाइनल मतलब पार्ट ए और बी में वी डोंट नीड टू यूज एनी अप्रोक्सीमेशन ना. हमारे पास ऐसी इक्वेशन थोड़ी ना आ रही जो अनसॉल्वेबल है और हमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़े. Okay, sir. So can you show the previous page just a second? Done, sir. नेक्स्ट पेज भी दिखा देना. तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी पेज दिखा देंगे इसमें, मतलब आंसर. सर अगर k1 इज मच ग्रेटर देन k2 तो e रेस पर माइनस k1t वाला टर्म e रेस पर माइनस k2t वाले टर्म के सामने निगलेक्ट कर सकते हैं ना. डोंट नीड टू डू दैट. अच्छा ओके. So can you show the current slide also? Done, sir. सेकंड क्वेश्चन में आपने किया क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है. यस सर.
हाँ भाई, हो गया नोट सब? ये क्वेश्चन क्लियर है? 2 का लॉजिक बता सकते हो? इतना क्लियर नहीं है। क्या लॉजिक की क्वेश्चन 2 में? भाई डी मैक्सिमम निकालना है तो डीबी बाई डी टी जीरो होना चाहिए। हाँ सर, और फिर वो फॉर्मूला से ट्राई किया पर आंसर इन्फिनिटी आ रहा था मेरे को फर्स्ट केस में, इसलिए पूछ। कैसे इन्फिनिटी आ रहा था? फर्स्ट केस में डीबी बाई डी टी क्या था? के वन ए माइनस के टू बी। यस सर। ये जीरो, तो के वन ए शुड बी इक्वल टू के टू बी। यस। के वन ए नॉट ई रेस टू माइनस के वन टी should be K2 into K1 A naught ठीक है। यस। कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये दो कैंसिल हो गए। यस सर। डिनोमिनेटर को इधर ले आओ। अच्छा सर, ओके सिंपलीफाई कर, ओके सर समझा। और तुमने क्या किया? सर मैंने वो ओरिजिनल बी के फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन लगा के डिफरेंशिएट किया। ये कैंसिल, क्या आ गया? सही है। यस सर। ग्राफ कौन बता रहा है? ग्राफ बनाया किसी ने? सर सर पार्ट के ए का बनाया। भाई ए का ग्राफ हमेशा डिक्रीज करेगा। यस सर। टी का इंक्रीज हो रहा था। ऐसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा, मैक्सिमा आएगा उसमें। करेक्ट। और सी का हमेशा इंक्रीज करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। करेक्ट। ओके। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। सर इन ग्राफ्स में K1 वेरी मच ग्रेटर देन K2 या K2 वेरी मच ग्रेटर देन K1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर तुम तीनों को एक ही साथ बनाओ तो फर्क पड़ेगा। मतलब पहला केस क्या था? K1 बहुत ज्यादा था, तो पहले केस का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। यस सर। ये ए, ये बी, ये सी। ओके। यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर नो। तो सर ये आपने ए और बी के कंसंट्रेशन फार्मूला से बना दिया ना? हाँ। ओके। दूसरे केस में ग्राफ कैसा बनेगा? अब K1 बहुत कम है, K2 ज्यादा है। ये ए का ऐसा, बी का ऐसा, सी का ढंग से आया नहीं। देखो करेक्ट, ऐसा सी। भाई सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो बी जैसे ही बनेगा वैसे ही रिएक्ट हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन कंटेनर में बहुत हाई नहीं हो सकता है। बी का एक्यूमुलेशन नहीं होगा कंटेनर में। ओके।
सर आप एक बार बी और सी का एक बार वो इक्वेशन की मदद से बता सकते हो कैसे आया, उससे मैं थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, बी का एक जगह फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, वहां मैक्सिमा है, करेक्ट। हाँ सर। और सी तो सिर्फ बन रहा है, तो सी का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा, और जहां बी का मैक्सिमा होगा वहां सी के ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। भाई बी का मैक्सिमा होगा वहां डीबी बाई डी टी 0 होगा, करेक्ट। ठीक है, सर फर्स्ट और सेकंड केस के ग्राफ में यही डिफरेंट है ना कि फर्स्ट में ए कम हो सकता है काफी ज्यादा, बट सेकंड में ए ज्यादा कम हो। और पार्ट when k1 इक्वल टू k2, तो b के मैक्सिमा पे ही वो a को टच करेगा, करेक्ट। Yes, sir. ऐसा सी का ठीक है, ओके। सर आप एक बार ए पार्ट का ग्राफ दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट? थैंक अगले दो ग्राफ्स भी दिखा देंगे। सर यहाँ पर सी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट बी के मैक्सिमा पर क्यों होगा? ये क्या था, डीसी बाई डी टी, ठीक है। यस सर यस। बेसिक कैलकुलस के डाउट्स मिलते होते, ठीक है। यस सर। ये 0 हुआ, सी का सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, मतलब सी के ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। सर आप एक बार सी पार्ट का ग्राफ बता सकते हैं? थैंक यू सर। चलो, टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब यहां तक मेजर टेस्ट में आ रहा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर। डाउट तो कल यस कर ही लिए थे सारे, और कोई डाउट बचा है क्या किसी को? सर मेजर टेस्ट में काइनेटिक्स का हाई वेटेज नहीं होगा ना? मतलब काइनेटिक्स आइनेक यही दो है मेन फिजिकल के चैप्टर। ओके। काइनेटिक्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं अभी? लेट्स भी कर लिए, बस बहुत है। डीपीपी कोई एक दो। ओके सर। सर इसमें सी को ए बी के जो जंक्शन पॉइंट है उससे पास करना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ए और बी बराबर है तो सी भी उसके बराबर नहीं है, ओके। ओके सर। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सी 0 कैसे आया, वो नहीं समझा। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सी इज k2 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b. यस सर। First derivative of b will be 0 when b has a maxima. अच्छा ओके सर।
चलो आज फिर यहीं स्टॉप करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके सर तो एक और सर डाउट था ग्राफ सर, एम्प्टी में आ कैटलिस्ट सकते हैं? सर बाद में सीखेंगे। ग्राफ तो नहीं आ सकती है ओके सर। क्या? सर कैटलिस्ट का एक क्वेश्चन था सर, बुकलेट एफबीओ क्वेश्चन 4 सर, उसमें कुछ ऐसा बोला हुआ था कि सर एक H प्लस कैटलिस्ट है और उसके रेट कांस्टेंट दिए हुए थे, तो सर वो हम लोग बाद में सीखेंगे। हाँ, कैटलिस्ट बाद में करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद करेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।